सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। बीएससी पार्ट 3 का एक टॉपिक हम आज लेने जा रहे हैं। इससे पहले इसी टॉपिक से संबंधित 2 वीडियो मैंने शेयर कर लिए थे। एक में एंजाइमों के बारे में और इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट के बारे में चर्चा की थी, और दूसरे में एंजाइमों के जो विशिष्ट लक्षण थे उसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। आज जो हम टॉपिक लेने जा रहे हैं वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और एंजाइम के पूरे फंक्शनिंग को समझने में इसकी काफ़ी भूमिका रहेगी। हेडिंग हमने ली है स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम, हिंदी में हम लोग उसे बोलते हैं एंजाइम संरचना। एंजाइम जैसा कि हम जानते हैं कि उच्च अणुभार वाले प्रोटीन अणु होते हैं। ये केवल प्रोटीन के बने हुए हो सकते हैं अथवा प्रोटीन के अतिरिक्त नॉन प्रोटीन भाग युक्त भी हो सकते हैं। क्योंकि हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं तो स्ट्रक्चर में हमें ये ध्यान होना चाहिए कि एंजाइम के अंदर प्रोटीन के अलावा नॉन प्रोटीन भाग भी होता है। इससे पहले हम लोगों ने सिर्फ यही बताया था कि जो एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं। तो मुख्य रूप से रासायनिक संगठन के आधार पर या केमिकल कंपोजिशन के आधार पर एंजाइमों को हम लोग 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक है सिंपल प्रोटीन एंजाइम, जिसे हम सरल एंजाइम भी कहते हैं। ऐसे जो एंजाइम होते हैं ये केवल प्रोटीन के बने होते हैं, इसलिए इन्हें हम सरल एंजाइम कहते हैं। या हम इसे ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं कि मात्र अमीनो अम्लों से जो बने होते हैं उन्हें हम सिंपल प्रोटीन एंजाइम कहेंगे। ये अभिक्रिया को अपने संगठक एमिनो एसिड की जो चेन होती है उससे उत्प्रेरित करते हैं। कुछ ऐसे एंजाइम जो केवल प्रोटीन के बने होते हैं और जो रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं, उनके एग्जाम्पल आप लोग याद रख सकते हो। पेप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, यूरिएज और लाइपेज। ये कुछ ऐसे एंजाइम हैं जो केवल प्रोटीन के बने होते हैं। तो अगर किसी एंजाइम में प्रोटीन के अलावा नॉन प्रोटीन वाला भाग उपस्थित नहीं हो तो उसे हम सरल एंजाइम कहेंगे। दूसरा जो एंजाइम का टाइप है जो सबसे महत्वपूर्ण है और जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए वो है संयुग्मित एंजाइम, या जिसे हम कॉन्जुगेटेड एंजाइम कहते हैं। ऐसे एंजाइम होते हैं प्रोटीन के अतिरिक्त, ऐसे एंजाइमों में प्रोटीन के अतिरिक्त नॉन प्रोटीन पार्ट भी उपस्थित होता है, इसलिए इसे हम संयुग्मित एंजाइम कहते हैं। अब जो संयुग्मित एंजाइम का प्रोटीन भाग होता है उसे हम एपो एंजाइम कहते हैं। ये जो मैंने यहाँ नाम लिख रखा है, तो ये जो एपो एंजाइम है ये प्रोटीन से बना हुआ पार्ट कहलाएगा। आगे इसकी एंजाइम कॉन्जुगेटेड एंजाइम का स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे तो उसमें हमें पता लगेगा कि एपो एंजाइम कैसा है या कहाँ होता है और कोफैक्टर किस जगह होता है। दूसरा जो पार्ट जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसे हम कोफैक्टर या सहकारक कहते हैं। और इन दोनों को मिलाकर, यानी एपो एंजाइम जो प्रोटीन वाला पार्ट है और कोफैक्टर जो नॉन प्रोटीन पार्ट है, दोनों को मिला के या एक संपूर्ण एंजाइम का निर्माण होता है, उसे हम होलो एंजाइम कहते हैं। तो होलो एंजाइम की डेफिनेशन भी कई बार पूछी जा सकती है 1 नंबर की, कि होलो एंजाइम से आप लोग क्या समझते हो। तो कॉन्जुगेटेड जो एंजाइम है वो मुख्य रूप से एंजाइम, ज़्यादातर जो एंजाइम होते हैं वो इसी रूप में कार्य करते हैं। अब जैसा कि हमने बताया कि प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट होते हैं, ये देखें एक होलो एंजाइम की एक संरचना बना रखी है। इस संरचना में आप देखें, ये देखें आगे हम और अध्ययन करेंगे कि जैसा अभी हमने बताया कि एपो एंजाइम जो प्रोटीन वाला पार्ट है वो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। ये जो पोर्शन है जो आपको इस डायग्राम में ब्लू दिखाई दे रहा है, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन क्या कहलाएगा? एपो एंजाइम। ये प्रोटीन वाला पार्ट होता है एंजाइम का। अब इस प्रोटीन वाले पार्ट में आप देखें एक पोर्शन आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लिख रखा है इनऑर्गेनिक कोफैक्टर, और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ऑर्गेनिक कोफैक्टर। मतलब ये कि कोफैक्टर वह भाग है एंजाइम का जो नॉन प्रोटीनेशियस होता है। अब इसमें नॉन प्रोटीन को आगे और हम विभाजित करेंगे, इसके बारे में और अध्ययन करेंगे, लेकिन आपको इस डायग्राम से इतना समझना है कि नॉन प्रोटीन जो पार्ट होता है वो उसमें इनऑर्गेनिक भी हो सकता है और नॉन प्रोटीन पार्ट को हम कोफैक्टर कहते हैं। तो ये इनऑर्गेनिक भी हो सकता है और ये ऑर्गेनिक भी हो सकता है। कौन कौन से इनऑर्गेनिक होंगे, कौन कौन से ऑर्गेनिक होंगे, इसके बारे में हम आगे विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। इसके अलावा एक और आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक्टिव साइट दिखाई दे रही है और एंजाइम के अंदर ये पोर्शन भी होता है। तो एक्टिव साइट क्या करेगी? रिकॉग्नाइजिंग यानी पहचानने का काम करती है। अट्रैक्ट या जिसको हम लोग बोलते हैं
आकर्षित करना या रिपल्सन, प्रतिकर्षण जिसको हम बोलते हैं, कि सबस्ट्रेट पर्टिकुलर जो भी एक्टिव होगा, आगे हम एंजाइम काइनेटिक मैकेनिज्म जब पढ़ेंगे तब इस एक्टिव साइट की भूमिका आएगी। तो इस एंजाइम का जो तीसरा पोर्शन है उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव साइट, जहाँ पे सबस्ट्रेट अभिक्रिया के दौरान जुड़ेगा और एक ES कॉम्प्लेक्स, जिसको एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कहते हैं, उसका निर्माण इस एक्टिव साइट की मदद से ही होता है। तो इसमें आपने क्या देखा कि जो होलो एंजाइम है उसका जो पोर्शन है उसमें एपो एंजाइम प्रोटीन वाला पार्ट और को फैक्टर नॉन प्रोटीन पार्ट, जिसमें इनऑर्गेनिक भी हो सकता है और ऑर्गेनिक भी हो सकता है। अब आप देखें कि जैसा हमने पहले बताया आपको कोफैक्टर के बारे में हमने क्या बताया था कि जो कोफैक्टर होता है वो क्या करेगा, इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की जो दर होती है उस दर को बढ़ाने का काम करेगा। और इन्हें दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया जाता है। दो मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं? एक है को एंजाइम। जब नॉन प्रोटीन पार्ट एक कार्बनिक पदार्थ हो तो उसे को एंजाइम कहते हैं। इन्हें आसानी से पृथक किया जा सकता है। 1% जो अपन ये कह सकते हैं कि ये जो को एंजाइम होते हैं वो पूर्ण एंजाइम का 1% भाग ही बनाते हैं। सामान्यतः जो को एंजाइम होते हैं वो विटामिन जैसे यौगिक होते हैं या इनके डेरिवेटिव्स भी हो सकते हैं। और ये सामान्यतः समूह को स्थानांतरित करने वाली जो अभिक्रियाएं होती है उन अभिक्रियाओं में ज़्यादा भाग लेते हैं। यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि एक को एंजाइम भिन्न भिन्न एपो एंजाइम का घटक हो सकता है या अलग अलग प्रकार की अभिक्रिया भी करा सकता है। अब आप देखें कि को एंजाइम को हम लोग डायग्राम में कहाँ देखेंगे, वापस उस पर जाते हैं। ये आप डायग्राम में आ गए तो को एंजाइम किसको कहेंगे, ये देखो, ये जो पोर्शन है ये वाला पोर्शन, ये वाला हो गया को एंजाइम, को फैक्टर का टाइप। अब वापस आप इस पे आ जाएं, यहाँ देखें कुछ को एंजाइम, एक डेफिनेशन आपको और याद रखनी है। कुछ को एंजाइम ऐसे भी होते हैं जो प्रोटीन भाग से दृढ़ता से जुड़े रहते हैं, यानी इन्हें प्रोटीन को विघटित किए बिना आसानी से पृथक नहीं किया जा सकता। इन्हें प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। इसकी भी डेफिनेशन आपको ध्यान रखना है। तो एक और वर्ड आपको एंजाइम से संबंधित है, वो होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप का मतलब होता है कि ऐसे एक सिंपल लैंग्वेज में आप ऐसे भी परिभाषित कर सकते हो कि ऐसे कोफैक्टर, वेदर इट इज़ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और इनऑर्गेनिक, तो ऐसे कोफैक्टर जिन्हें एंजाइम से आसानी से अलग नहीं किया जा सकता बिना विघटन किए हुए, उन्हें हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहेंगे। तो ऐसा प्रोस्थेटिक ग्रुप कौन से होते हैं, यहाँ मैंने एक नाम लिख रखा है FAD। ये मुख्य रूप से आप इसको आप एंजाइम को याद रख सकते हो। ये एक प्रकार के प्रोस्थेटिक ग्रुप का एग्जाम्पल है। यानी FAD अगर किसी एंजाइम के साथ कोफैक्टर के रूप में जुड़ा हुआ है तो इन्हें आसानी से अलग नहीं किया जा सकता। कुछ यहाँ पे एक इस टेबल में आप देख सकते हैं कि कौन कौन से को एंजाइम किन प्रकार के एंजाइमों में पाए जाते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि जितने भी जो को एंजाइम होते हैं मुख्य रूप से अलग अलग प्रकार के समूह स्थानांतरण से संबंधित या अलग अलग प्रकार से हो सकते हैं। आप देखें कि इस डायग्राम में कुछ इस टेबल के अंदर आपको मैं बता दूँगा। आप ये देखें नंबर 1, 2, 3, 4 और 5, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ आप देखें अलग अलग नाम लिख रखे हैं, NAD, NADP, FMN, FAD, लिपोइक एसिड। ये सारे के सारे क्या करेंगे, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण से या समूह स्थानांतरण से संबंधित होते हैं। तो ये हाइड्रोजन स्थानांतरण करने वाले को एंजाइम कहलाएंगे। कुछ ऐसे होते हैं जो समूह स्थानांतरण करने वाले भी हो सकते हैं, जिसमें ATP हो सकता है, ADP हो सकता है, UDP, GDP, को एंजाइम A, TPP, ये आपको इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसे TPP हो गया, ATP आपको दिखाई दे रहा है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये PALP, पायरिडॉक्सल फॉस्फेट, ये सारे के सारे किससे संबंधित है, समूह स्थानांतरण से संबंधित है। तो को एंजाइम हाइड्रोजन स्थानांतरण से संबंधित, समूह स्थानांतरण से संबंधित। कुछ ऐसे भी होते हैं जो लो पोरफायरिन को एंजाइम भी कहलाते हैं, जिसमें पोरफिन है, साइटोक्रोम हो सकता है, कैटेलेज हो सकता है, अन्य कई ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि को एंजाइम के एग्जाम्पल है, जिससे हम टेबल में अध्ययन टेबल के अंदर आपको ये दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे और आप ध्यान रखें कि जो दूसरे
कोफैक्टर जो इनऑर्गेनिक होते हैं उन्हें हम एक्टिवेटर या सक्रिय कारक कहते हैं। जब सहकारक सरल अकार्बनिक पदार्थ जिसमें तत्व या धातु आयन हो तो उसे हम क्या कहेंगे, एक्टिवेटर कह लेते हैं। और ये तत्व सामान्यतः ढीले बंधन वाले धनायन होते हैं। आप पहले वाले डायग्राम में फिर से जा सकते हैं। यहाँ पे देखें कि ये जो इसमें अंदर आपको ये इनऑर्गेनिक कोफैक्टर दिखाई दे रहा है, तो इन इनऑर्गेनिक कोफैक्टर को दूसरा नाम हम क्या देंगे, इसे हम एक्टिवेटर कहेंगे। तो पहला पोर्शन तो हमने यहाँ देख लिया था जिसे हमने कोएंजाइम, तो कोएंजाइम ऑर्गेनिक थे। और दूसरा जो समूह है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक कोफैक्टर, जिसको हम लोग एक्टिवेटर के नाम से भी जानते हैं। अब आप वापस यहाँ जाओ, इसमें आप देखेंगे कि कुछ एंजाइम में ये तत्व एपो एंजाइम के साथ सघनता से जुड़े रहते हैं और ऐसी स्थिति में इन्हें प्रोस्थेटिक समूह कहते हैं। अब आप थोड़ा सा यहाँ पे ये ध्यान रखें कि जो प्रोस्थेटिक वर्ड यूज है वो ऑर्गेनिक कोफैक्टर और इनऑर्गेनिक कोफैक्टर दोनों के लिए अप्लाई किया जा सकता है। मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी नॉन प्रोटीनियस पार्ट जो एंजाइम से जुड़ा हुआ है जिसको हम लोग आसानी से अलग नहीं कर सकते, उसे हम प्रोस्थेटिक ग्रुप कहेंगे। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप में आपने पहले देखा कि एक एग्जाम्पल हमने देखा था जो कि कोएंजाइम था FAD, वो प्रोस्थेटिक ग्रुप था। और साइटोक्रोम के अंदर आयरन, जिसे हम हीम भी कहते हैं या Fe से दिखाते हैं, तो साइटोक्रोम के अंदर जो आयरन जुड़ा हुआ है इनऑर्गेनिक है, जबकि साइटोक्रोम खुद किस में आ रहा है, कोएंजाइम के अंदर आ रहा है। तो ये जो Fe है ये भी क्या कहलाएगा, प्रोस्थेटिक समूह। तो आपको तीनों वर्ड में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। प्रोस्थेटिक समूह किसे कहते हैं, कोएंजाइम क्या होते हैं और कोफैक्टर क्या होते हैं। अब जो भी सक्रिय कारक होते हैं या जिन्हें हम एक्टिवेटर्स कहते हैं, ये निम्न कार्य करेंगे पौधों के अंदर। ऑक्सीकरण अपचयन और इलेक्ट्रॉन वाहक के रूप में काम आते हैं। अभिकारकों को एंजाइम से संयुक्त करने में इनकी भूमिका होती है। एंड प्रोडक्ट को हटाकर अभिक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। इनिबिटर्स को दूर रखते हैं। इनिबिटर्स का मतलब एंजाइम एक्टिविटी को जो प्रतिबाधित करते हैं। और एपो एंजाइम का जो आवेश परिवर्तन होता है उसमें इनकी मुख्य भूमिका होती है। तो एंजाइम की एक्टिविटी में एक्टिवेटर, जिसे हम जो तत्व या धातु होते हैं जो मुख्य रूप से धनायन होते हैं, उसकी मुख्य भूमिका होती है। अब हम देखेंगे कि एक्टिवेटर कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे इस टेबल के माध्यम से आप लोग देख सकते हो कि कई प्रकार के एक्टिवेटर होते हैं, जिसमें आयरन दे रखा है, कॉपर, पोटेशियम, जिंक, मैग्नीज, मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम। और ये जो एक्टिवेटर होते हैं ये किन किन एंजाइम में अटैच होते हैं, जिसमें जैसे एक आयरन है तो ये साइटोक्रोम परऑक्सीडेज में, कैटेलेज में, फेरेडॉक्सिन में, नाइट्रोजिनेज में। इसी प्रकार जो कॉपर है वो ट्रायोसिनेज साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में, पोटेशियम पायरुवेट काइनेज और एल्डोलेज में, जिंक जो है एल्कोहलिक डीहाइड्रोजिनेज डीएनए पॉलीमरेज और कार्बोनिक एनहाइड्रेज कार्बोक्सी पेप्टाइडेज आदि में। इसी प्रकार जो मैंगनीज है वो फॉस्फोहाइड्रोलेजेज और फॉस्फोट्रांसफेरेज में, मैग्नीशियम पॉलीमरेज में, और मोलिब्डेनम है नाइट्रेट रिडक्टेज नामक एंजाइम के अंदर एक्टिवेटर का कार्य करते हैं। एक्टिवेटर का कार्य किस प्रकार से करेंगे इसके बारे में हम पहले अध्ययन कर चुके हैं। तो आज हम लोगों ने एंजाइमों की संरचना के बारे में अध्ययन किया। नेक्स्ट जो टॉपिक लेंगे वो एंजाइम से संबंधित होगा, जिसमें हम एंजाइम सक्रियता या एंजाइम एक्शन जिसे कहते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।